नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होना है और आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तराखंड से भी मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होने की खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तीरथ सिंह रावत को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। तीरथ रावत को सिर्फ 3.5 महीने में ही राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक तीरथ सिंह रावत के अलावा दूसरा नाम अजय भट्ट का है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं और उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। कैबिनेट में शामिल होने की खबरों से हालांकि ये दोनों इनकार करते हैं, लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। वो दूसरी तरफ ये बातें भी कहते हैं। मुझे पता नहीं है कि कब विस्तार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। सर, आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से? किस चीज़ की जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, चित नहीं, किस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे अपने स्वभाव के कारण कहीं भी पार्टी ने अपनी कोई ड्यूटी लगाई है तो हमने उस ड्यूटी को करने का प्रयास किया है। तो किस तरह की जिम्मेदारी, वो भी जानते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या है। दिल्ली में अभी भी डेरा डाला हुआ है। अजय भट्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने सुना। और सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, चर्चाएं हैं तीरथ सिंह रावत भी, हालांकि गाहे बगाहे चर्चा आई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी। जब उन्हें हटाया गया था तो ये कहा गया था कि उन्हें सेंटर में जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहां पर क्या चर्चाएं हैं, जरा बताइएगा ग्राउंड पर। देखिए जीनत, यहाँ पर जो मुख्य कारण है कि लगातार एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री बदले गए, उससे जो पॉलिटिकल क्राइसिस का एक नैरेटिव जो राज्य में बना है, ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड से किसी न किसी एक को मंत्री बनाकर केंद्र सरकार उस नैरेटिव को डाइल्यूट करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि अगले साल के शुरुआत में उत्तराखंड को विधानसभा चुनाव में भी जाना है। सबसे टॉप पर जो नाम गिनाया जा रहा है वो तीरथ सिंह रावत का है, क्योंकि अभी तीरथ सिंह रावत की राज्य में मुख्यमंत्री पद से विदाई हुई, उससे एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल यहाँ पर बना। अब उनको सेंटर में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर इस माहौल को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा सकती है, ये माना जा रहा है। तो दूसरा नाम सांसद अजय भट्ट का है कि सांसद अजय भट्ट का भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है। और तीसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गिनाया जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब मार्च में उनके 4 साल के कार्यकाल पर उनको विदाई कर दिया गया था मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको सेंटर में ले जाया जा सकता है, सेंटर में उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका जो अभी तक 4 साल के कामकाज का जो अनुभव रहा सरकार में और संगठन में, उसको केंद्र सरकार उसका उपयोग कर सकती है। तो देखना होगा, आज उत्तराखंड को बहुत सारी उम्मीदें केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उससे हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस विस्तार में माना जा रहा है कि जो नाराज है उन्हें भी सेट किया जाएगा, जिन इलेक्शंस में, जिन राज्यों में आने वाले समय में इलेक्शंस हैं उसका भी बैलेंस बनाया जाएगा, बहुत सारे लोगों का कद बढ़ाया जाएगा, तो कुछ को हटाकर संगठन में भेजा जाएगा, ऐसी भी बातें हो रही हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा तो कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने गृह और राजस्व समेत 15 विभाग अपने पास रखे हैं और बाकी विभाग बांटे हैं, जिसमें 4 मंत्रियों को हैवीवेट पोर्टफोलियो दिया गया है। धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, यशपाल आर्य को आबकारी मंत्री बनाया गया, सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया, तो वहीं हरक सिंह रावत को ऊर्जा विभाग दिया गया है। जबकि इन मंत्रियों के अन्य विभागों की बात करें वो भी इन्हीं के पास रहेंगे। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, यतीश्वरानंद के पुराने विभाग उनके पास बरकरार रखे गए हैं। धन सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राज्य में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार न्यूज 18 ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, जिसमें सीएम ने कहा है कि राज्य में रोजगार को लेकर वो आगे भी बड़े फैसले लेने वाले हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि चारधाम यात्रा को हर हाल में सरकार शुरू करना चाहती है, इसके लिए कोशिश हमारी जारी है। जबकि कांवड़ यात्रा पर सीएम ने कहा है कि अभी यात्रा पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि राज्य की नौकरशाही को भी ऊपर से नीचे तक ठीक किया जाएगा। संवाददाता हमारे सुनील नवप्रभात ने उनसे बातचीत की।
साथ मौजूद हैं राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, आप सैनिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े रहे हैं, गांव से लेकर मैदान तक की आप सारी परिस्थितियां अच्छे से जानते हैं। युवाओं से आपका लंबे समय तक जुड़ाव रहा है, लेकिन कोविड काल में जिस तरह से बेरोजगारी फैली, बेरोजगारी बढ़ी, अब युवा बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे हैं। क्या कुछ रोड मैप आपके दिमाग में? देखिए, निश्चित रूप से जो महामारी आई है, उस महामारी में सभी के लिए रोज़गार का और कई प्रकार की दिक्कतें, परिवार को चलाने के लिए लोगों की छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई हैं। तो हमने इसके लिए जो है चारधाम यात्रा जो हमारी है, हम उसको हर हालत में चालू करना चाहते हैं। उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको हम रोज़गार देना चाहते हैं, रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। और हमने इसके लिए कैबिनेट में हम पहले ही दिन ही ये प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। 23,000 लगभग लोगों को जो है हम जल्दी ही सरकारी नौकरियां निकालने वाले हैं। इसके अलावा स्वरोजगार से जोड़ने वाले हैं। अन्य सभी जगह हम जो भी हमारे विभाग हैं, उन सबको हम लोग खंगाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं, जो कि जल्द से जल्द नौजवानों को रोज़गार मिले। चारधाम यात्रा पे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्या कुछ रोड मैप है? नहीं, उसमें कुछ माननीय न्यायालय का वो रहा है, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका रास्ता निकले। कांवड़ यात्रा चलेगी या स्थगित है कांवड़? उसके लिए देखिए, हिमाचल, हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के लोगों से भी हमें बात करनी पड़ेगी। और मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैंने इसके बारे में बात की है। जल्दी हमारे अधिकारी उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के आपस में मिलकर बैठक करेंगे। उसमें जो भी रास्ता होगा, जिस आधार पर रास्ता निकालेंगे। डीजीपी ने भी करीब 7-8 राज्यों के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। पुलिस ने ऐलान किया है कि भी इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया। नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ और रही है कि जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड था, उसकी आज तक भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि सरकार स्टेटस क्या है, उसको पोस्टपोन करेगी या उसको कंटिन्यूस करेगी। नहीं, हम अपने जो भी हमारे चारधाम में रहने वाले पुरोहित हैं, पंडा हैं और भी जो लोग उसमें रहते हैं, हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है उस देवस्थानम बोर्ड के कारण से क्षति न हो। और उस पर जो है, चूँकि हम लोगों का अभी मंथन चल रहा है। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास योजनाएं जो लंबित पड़ी हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा, जो लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रमुख डीजीपी अशोक कुमार ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें कई राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए। डीजीपी ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी नई गाइडलाइंस आएंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा कि नई गाइडलाइंस पर लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। चेंज होती है गाइडलाइंस में, तो उसके बारे में भी भविष्य में हम ग्रुप को अवगत कराएंगे। सभी अधिकारियों के साथ ये बात हुई है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके सभी पड़ोसी राज्य, जहां 8 राज्य जो अफेक्टेड हैं, वो इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जबकि राज्य कैबिनेट ने 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। और अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य में सरकारी नौकरी कर रहे आंदोलनकारियों को राज्य के गृह विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। करीब 700 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों को नोटिस भेजा गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को इसमें बीच का हल निकालना चाहिए, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों को नियमों के ही तहत नौकरी मिली है और उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। असल में हाईकोर्ट ने एक रिट पर फैसला दिया था और सरकार को आदेश दिया था कि राज्य आंदोलनकारियों की सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाए। इस आदेश का सरकार की तरफ से विरोध नहीं किया गया। अब आंदोलनकारी चाहते हैं कि सरकार उन्हें कोई बीच का रास्ता निकाल दे। थोड़े से लोग रह गए हैं, अधिकांश लोग तो मृत हो चुके हैं, क्योंकि जो 50 साल में नौकरी में लगे थे वो तो कुछ ही दिन कर पाए। 48-49 वाले, जो 30 साल वाले थे वो 50 के हो गए हैं, जो 40 वाले थे वो 60 के हो गए हैं, खुद ही रिटायरमेंट के हो गए हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो थोड़े से लोग बचे हैं इनका सम्मान करें। कोटद्वार के द्वारीखाल इलाके में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। गुलदार ने एक बार फिर से एक युवक पर हमला कर दिया।
जिसमें युवक घायल हो गया है। वहीं इससे पहले भी बागी गांव में एक युवक को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। इलाके में गुलदार के खौफ के बीच लोग जीने को मजबूर हैं। लोगों में वन विभाग के खिलाफ भी नाराजगी है। गुलदार को आदमखोर घोषित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता है कि सरकार क्या सोच रही है, बड़े स्तर के अधिकारी क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बोझ है कि एक आदमी को बाघ ने निवाला बना दिया। 5वें दिन आज ग्राम कांडी में नेपाली मजदूर की दूसरी घटना हो गई और अभी तक उसको मारने के आदेश नहीं निकले। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार के लिए कई युवा नए प्रयोग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के एप्पल मैन मनोज ने भी कुछ ऐसा ही किया है। 5000 फीट की ऊंचाई में पहली बार विदेशी सेब पैदा करके इस युवा ने नया रास्ता ही दिखा दिया। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार के लिए कई युवा नए प्रयोग कर रहे हैं। 2017 में मनोज ने जो सपना देखा था वो अब जाकर साकार हुआ है। 5000 फीट की ऊंचाई में विदेशी प्रजाति के सेब पहली बार नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इस ऊंचाई पर सिर्फ पहाड़ी सेब हुआ करते थे, लेकिन मनोज ने हिमाचल जाकर सेबों के बारे में जानकारी जुटाई, जिसके बाद गाँव में ही सेब उगाने की कवायद शुरू कर दी। सिर्फ 4 सालों में इस पढ़े लिखे युवा की कोशिश पूरी तरह परवान चढ़ गई है। आलम यह है कि बगीचे लाल रंग के सेबों से लकदक हो चुके हैं। पूरी तरह ऑर्गेनिक होने के कारण इनका स्वाद भी बेहतरीन है। इसका वैरायटी का जो मैंने लिटरेचर पढ़ा तो इसमें ये लगा कि इसमें थोड़ा सा चिलिंग आवर्स इसके कम है। इसको 600 से 700 घंटे लगभग में ये सर्वाइव हो जाता है। तो आप वैरायटी बोलेंगे तो वैरायटी तो सारी है मेरे पास, जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी हैं, जैसे सुपर चीफ है, स्कारलेट स्पर है, जेरोमाइन है और आपका ये नई लेटेस्ट आ रही है किंग रॉड वगैरह। तो लगभग सभी में अभी ट्रायल चल रहा है मेरा। विदेशी प्रजाति के एप्पल प्लांट जगह भी कम लेते हैं। यही नहीं, इनका चिलिंग पीरियड भी काफी कम है। स्थानीय सेब का चिलिंग पीरियड जहां 1200 घंटे रहता है, वहीं विदेशी सेब को सिर्फ 600 घंटे का चिलिंग पीरियड चाहिए। जंगली जानवरों से सेबों को बचाने के लिए मनोज ने पौधों को हेलनेट से ढका हुआ है। खुद की कोशिशों से मनोज ने यहाँ तक का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन अब उन्हें सरकारी स्तर पर मदद की दरकार है। असल में सेब का प्लांट मटेरियल काफी महंगा है। यही नहीं, पौधे भी प्राइवेट नर्सरी से खरीदने होते हैं। ये बात अलग है कि अब मनोज ने खुद की नर्सरी भी तैयार कर ली है। प्लांट हमें तो मेन खर्चा हमारा जो हो रहा है वो प्लांट मटेरियल में हो रहा है। प्लांट मटेरियल हमें बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि हमें प्राइवेट नर्सरी से लेना पड़ रहा है। तो उसमें मैं चाह रहा था कि अगर ये बल्क में करते तो कोई ऐसी योजना बनाते जिससे हमें नए काश्तकारों को थोड़ा सा मदद मिलती, क्योंकि ये हो रहा है कि इनके पास जो गाइडलाइन है, एक एप्पल मिशन के अलावा दूसरी गाइडलाइन नहीं है। पहाड़ों में बदलते मौसम चक्र और जंगली जानवरों ने खेती को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली बागवानी कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसी कोशिशों से बंजर हो चुके खेत तो आबाद होंगे ही, साथ ही रोजगार के मौके भी निकलेंगे। बस जरूरत है तो जरा सी सरकारी मदद की। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड कहे जा रहे पावर बैंक मामले की जांच अब और आगे बढ़ने वाली है। उत्तराखंड एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आईबी, सीबीआई, ईडी, एफआईओ और आरबीआई के साथ ही डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियों को लेटर लिखा है और सभी से अपने स्तर पर सहयोग करने को कहा है। माना जा रहा है कि पावर बैंक साइबर फ्रॉड में जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब तक ये ठगी 300 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में पावर बैंक के खिलाफ 8 केस, पूरे देश में 250 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और देहरादून से ही इसका खुलासा भी हुआ था। वो जो पैसा है वो किन अकाउंट्स में गया है उसकी डिटेल निकाल रहे हैं, बाकी आगे जांच कर रहे हैं। भविष्य में बहुत जल्दी हम पता कर पाएंगे कि फाइनली इसमें जो मेन एक्यूज थे वो कौन थे और उनके खातों में किस तरह से पैसा गया है। नैनीताल जिले में सभी मंदिरों और पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन गाजिया मंदिर को एक बार खोले जाने के बाद फिर से बंद कर दिया गया। मंदिर के पुजारी और वहां के स्थानीय दुकानदार जल्द मंदिर को खोलना चाहते हैं, लेकिन मंदिर समिति इसे सावन के महीने में खोलना चाहती है और इसी वजह से मंदिर को खोलने के बाद बढ़ते दबाव के बीच बंद करना पड़ा। श्रद्धालुओं को निराश लौटना पड़ा। नदी में जा रहे थे, कई लोग मना करने पे नहीं मान रहे हैं और मंदिर समिति द्वारा भी यहाँ पे विरोध किया गया इसका मंदिर खोलने का। इस लिहाज से मंदिर को दोबारा श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। कोविड काल को देखते हुए 24 अप्रैल से गर्जिया मंदिर को बंद कर दिया गया था, जिससे सारे उत्तराखंड के मंदिरों को अब खोल दिया गया है। तो हमारी भी सभी लोगों के यहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है। 250-300 परिवार है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे भी यहाँ पे आर्थिक मदद की अगर शासन नहीं कर सकता तो हमें रोजगार के लिए तो अनुमति दें।
कोरोना महामारी में ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय से जुड़े छोटे व्यवसायियों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार ने 5,000 रुपये राहत राशि की घोषणा की है, लेकिन हरिद्वार में पर्यटन विभाग की सुस्ती की वजह से इस योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा था। हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग होटल और ट्रैवल्स कारोबार से जुड़े हुए हैं। कारोबारियों का कहना है कि पर्यटन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही। विभाग का कहना है कि पात्र लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। या साइट खुल नहीं रही है, उसके ऊपर वो कहते हैं जो आपको पर्यटन विभाग के द्वारा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया गया है उसको अपलोड कीजिए, गाड़ी की आरसी कीजिए, ड्राइवर का डीएल और उनकी बैंक की पासबुक को अपलोड कीजिए। जब कोई साइट ही नहीं खुल रही तो किसके ऊपर क्या अपलोड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और ये होटल्स वगैरह हो गए और आपकी ट्रैवल एजेंसीज वगैरह होगी, जो भी पंजीकृत है, जो भी हमारे यहाँ पंजीकृत होगी टूरिज्म डिपार्टमेंट में, हम उन्हें जो है इसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इनको सबको जो हमने ये लोग हमारी टूरिज्म की वेबसाइट के अंदर जो ट्रैवल ट्रेड वेबसाइट है उसके अंदर ये लोग अपने सारे स्टाफ्स का रजिस्ट्रेशन डालेंगे। ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। ऋषिकेश के विकास और शहरीकरण को लेकर बातचीत हुई है। मेयर ने ऋषिकेश को अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा जाम से मुक्ति के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग, बैराज जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स विकसित करने की भी मांग की है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे अब तक कागजों में ही घूम रहे हैं। हालत यह है कि हिमालयी राज्य में 80 मीटर से ऊंची इमारत के नक्शे तक पर सवाल खड़े हो गए हैं। 3 साल पहले दून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के तमाम दावे हुए, लेकिन हालात ये है कि ये काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना और रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक भी फाइल सिर्फ चक्कर ही लगा रही है। प्रक्रिया होती है, प्राथमिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बाकी जो है इसके बारे में आगे जानकारी नहीं है कि अब क्या देर क्यों हो रही है। इसमें भी काफी टाइम हो गया है। असल में पूरा मामला स्टेशन की बिल्डिंग पर अटक गया है। एमडीडीए की तरफ से इसका अप्रूवल मांगा गया, लेकिन मंजूरी मिली नहीं, क्योंकि अब तक राज्य में 30 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग को ही इजाजत मिलती है, जबकि नए प्लान के मुताबिक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 80 मीटर ऊंची बननी है और यही अब सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हाइट तक इसी हिल स्टेट में हम जा रहे हैं तो निस्संदेह कुछ सावधानियां हमें बरतनी होंगी, अन्यथा किसी भी तरह के हैजर्ड से हमें सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से उसको टेक्निकल रूप से फिजिबिलिटी उसको देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनल क्लियरेंसेस के लिए फाइल है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये क्लियरेंसेस होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्यक्रम जो है शुरू होगा। दून के लोगों को नए और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के सब्ज बाग तो खूब दिखाए गए, लेकिन 3 साल बाद भी वो कागजों में ही सिमटे हैं। लिहाजा ये काम कब पूरा होगा या हो पाएगा भी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। हरिद्वार में सत्यम ऑटो कंपनी के 4 साल पहले 300 कर्मचारियों को निकाला गया था। उन्हें वापस लेने के लिए बीकेयू ने कर्मचारियों को समर्थन दिया। नैनीताल में यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। टिहरी में बिना कोरोना सैंपलिंग के मोबाइल में मैसेज जाने के मामले में सीएमओ ने सैंपल लेने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के बाजार में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों को कम करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बाजपुर पुलिस ने 4 महीने पहले चोरी हुई सोने की चेन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला ने भीड़ का फायदा उठाते हुए सोने की चेन चोरी की।